Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narain, UIGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. जैसा कि आप पीछे पढ़ पा रहे हैं, अभी जो हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ चल रही हैं, आपको मालूम है दैट हमारे बहुत सारी सीरीज़ चलती हैं जिसमें हम जीके की जब बात करते हैं या जब हम आईजीकेओ की बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि हम किसी एक चीज़ पर फोकस करके इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब मैं बोल रही हूँ दैट्स अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट, राइट। जब हम आईजीकेओ की बात करते हैं वी मीन दैट एवरीथिंग पॉसिबली अंडर द सन इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। जीके की तो कोई, जिसको हम बोलते हैं ना, कोई और छोड़ नहीं होता। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आप साइंस ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसका एक डिफाइंड सिलेबस होता है, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि आपको मालूम है कि भाई ये पूछा गया है तो यही आएगा। अब जब हम आईजीकेओ की बात करते हैं तो सबसे मुश्किल काम उसमें यही है और सबसे आसान भी इसलिए है क्योंकि आपको नेसेसरली आपको कोई एक किताब फॉलो नहीं करनी है, राइट। तो आपको अगर इन जनरल आपको पढ़ाई का शौक है, आपको करंट अफेयर्स को अपडेटेड रहने का शौक है, अगर आप अपने आप को अपग्रेडेड रखते हैं, अपडेटेड रखते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ से, रोज़ जो आपकी दुनिया में हो रहा है, आसपास हो रहा है, तो आपको वैसे भी यू डोंट हैव टू फोकस डायरेक्टली कि आपको एक कोई किताब है और उसको पूरा कंप्लीट करना है ना, वैसा कुछ नहीं है। तो इसका बड़ा सीधा सा तरीका यह है कि जो भी चीज़ आसपास हो रही है हमें उसको साथ में पढ़ना है, ठीक है। और मतलब शॉर्टकट तो नहीं है, देखो, है ना, मतलब इसका कोई भी, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि भाई ये एक किताब उठा लेना या ये गाइड उठा लेना या ये रिफ्रेशर उठा लेना और हो जाएगा। इसके लिए कोई लखबीर सिंह मंजीत कौर नहीं है, ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इसके आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा और A to Z पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे वे में बड़े बड़े कंसेप्ट पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो तो आपको मालूम है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में जब हम बात करते हैं तो अभी हम शॉर्टी नोट सीरीज कर रहे हैं। इसमें जो अभी आज आप टॉपिक पढ़ पा रहे हैं वो है 5 years ऑफ पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। अब पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की शॉर्टी नोट सीरीज में, तो ये आपको बहुत क्लियर होगा क्योंकि जब हमने बात की थी आईपीसीसी के पैक्ट्स की, या हमने इंटर गवर्नमेंटल बात की थी प्लानिंग की, या हमने बात की थी जो प्लानट में जो क्लाइमेट चेंजेस थी उनकी, या हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैसेस की, या हमने बात की थी कि हमें किस तरह से एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज लानी है एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने की, तो तब हमने इसका जिक्र बहुत बार किया है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का। तो ये टर्म आपका सुना हुआ होगा, अगर आपने मेरी शॉर्टी नोट सीरीज जो पुरानी हमने की है वो पढ़ी है, सुनी है ध्यान से, तो ये आपके लिए नया कंसेप्ट नहीं होगा। ये हम जानते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड तो हमें मालूम है कि एक जिसमें हम बात करते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड था जो पूरी दुनिया में बहुत जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, मतलब 196 कंट्रीज एक्चुअली आप बोल सकते हैं इन लाइक हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया ही हो गई, राइट। उन्होंने इस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अग्री किया था, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको अग्री किया था और उन्होंने अपने आप को कमिट किया था टू द कॉज कि वो क्लाइमेट जो बदल रहा है, जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हो रहे हैं, जो इसको हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, गैस एमिशंस की समस्या है, उसको एक साथ मिलकर उसका समाधान निकालेंगे और एक साथ उसके लिए वर्क करेंगे, राइट। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के 5 साल पूरे हुए थे और ये 5-5 साल की उसमें वर्क करता है, 5-5 साल के, आप कह सकते हैं कि 5-5 साल के अंतराल में ये अपना ऑब्जेक्टिव तय करता है और उसमें काम करता है, ठीक है। तो उसके जो 5 साल पूरे हुए, तो अभी हम ये बात करना चाह रहे हैं, ये न्यूज़ में भी रहा, हम अभी ये बात करना चाह रहे हैं और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके जब ये 5 साल की बात हुई तो उसके 5 साल कंप्लीट हुए कोविड के टाइम पे, ठीक है। वर्ल्ड पैंडेमिक था, कोविड के टाइम पे कंप्लीट हुए, बहुत सारे हैजर्ड्स और थे, बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड के लेवल पे चेंज हो रही थी, हर स्तर पे चेंज हो रही थी क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन रहा पूरी दुनिया में एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, तो उसमें भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो एनवायरमेंटल ग्राफ था उसमें चेंज आए, राइट। तो इस वजह से जो उनका 5 साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और नाउ दैट द कंट्रीज आर कमिंग आउट ऑफ दैट लॉकडाउन सिचुएशन, तो अब इसका एनालिसिस जो है वो लोग कर रहे हैं और अब जो इसकी कंट्रीज हैं उसका एवेल्युएशन कर रही हैं और नए प्लानिंग और नए प्रोसेसेस पे वर्क कर रही हैं, ठीक है। इस वजह से अगर आपको लगेगा कि ये अभी हम क्यों बात कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5 साल इसके पहले ही कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उसके ऊपर और भी अब जाके चर्चा का समय शुरू हुआ है, okay। So now when we talk about 5 years of Paris Climate Agreement या Paris Climate Accord, we need to understand कि सबसे बड़ी बात ये न्यूज़ में क्यों है। जब हम याद करते हैं, recently India has reiterated her commitment to the Paris Climate Accord prior to the Climate Ambition Summit. Wait.
ओके, क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो कि स्टार्ट हुई थी 12 दिसंबर 2002 से 12 दिसंबर 2020 में, कहां पे? स्कॉटलैंड, ग्लासगो में। अब इंडिया, आपको जान के खुशी होगी जब हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, तो ये एग्रीमेंट, इसको COP21 भी कहा जाता है। COP21 के अंडर ये एग्रीमेंट हुआ था और ये दिसंबर 2015 में हुआ था और इसको लागू 4 नवंबर 2016 से किया गया था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट माना जाता है, इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, यूएन की बैकिंग थी इसको। और बात ये हो रही थी कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना है और आपको जो वर्ल्ड में जो पूरा कार्बन एमिशन हो रहा है उसको आपको कंट्रोल करके 2% पे लाना है। ठीक है, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। और इंडिया, आपको ये जान के खुशी होगी कि अकेली अभी ऐसी कंट्री है जो फिलहाल पता चला है, जो सर्वे हुआ था उसमें पता चला है, इज द ओनली कंट्री दैट इज एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल, जिसको आप कहते हैं ना कि अभी अकेली ऐसी कंट्री है जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अनुसार काम कर रही है और उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रख के काम कर रही है और उसको जो ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया गया था उसको अटेन करने की तरफ आगे बढ़ रही है। राइट, अब जब हम बात करते हैं, इंडिया में दो चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम है, आपको मालूम है। एक तो हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के। अगर हम जोग्राफिकल जो इसका डिवीजन की हम बात करते हैं, जोग्राफिकल एरिया की हम बात करते हैं, तो वी नो कि हमारी कंट्री दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री नहीं है। राइट, चाइना हमसे बड़ा है, ऑफ कोर्स चाइना हमसे बड़ा है, उसकी पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यूएस हमसे कई गुना बड़ा है, ब्राज़ील हमसे बड़ा है, रशिया हमसे बहुत बड़ा है, कनाडा इज मच बिगर देन अस, एंड स्टिल व्हाट द प्रॉब्लम इज कि इन 4 कंट्रीज़ को, अगर हम चाइना को अलग हटा देते हैं, तो अगर हम इन 4 बड़ी कंट्रीज़ की और बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके साथ एक इशू है कि जिस हिसाब से एट द रेट ऑफ विच द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, आपको मालूम है कि चाइना में तो एक टाइम पर, अभी वो चाह के उसको रिट्रेट करना चाह रहे हैं, वापस उसको वर्कआउट करना चाह रहे हैं, बट वन चाइल्ड पॉलिसी थी। हमारे यहाँ अभी आपने अगर न्यूज़ पढ़ी होगी, देखी होगी, तो अभी एक बहुत हालिया एक न्यूज़ आ रही थी कि उसमें पूछा गया था एमपी में, स्पेशली एमपी में, भोपाल में, कि एमपी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनसे सवाल पूछा गया था दैट यू हैव टू शो कॉज सर्टिफिकेशन या शो कॉज नोटिसेस भेजे गए थे उनको, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, कि आपको बताना पड़ेगा इफ यू हैव मोर देन 2 किड्स देन व्हाई इज द रीजन फॉर इट, देन व्हाट इज द रीजन फॉर इट। राइट, तो ये अब जाके जो गवर्नमेंट का जो पैमाना है, अब जाके अगर हम स्टेरिलाइजेशन कैंपेन की बात करते हैं, इंडिया में तो 80s में चली थी, जो कि बहुत बुरी तरह और काफी डिस्पोटिक थी इन द नेचर, तो काफी बुरी तरह हमारे यहाँ फेल हुई थी वो। ठीक है, लेकिन दैट इज नाउ अगेन द गवर्नमेंट इज वर्किंग टूवर्ड्स कि किसी तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हम कर सकें, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा होने की आशंका है। राइट, और इसकी बाद क्या वजह होगी कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उतने लोग जो हैं, उतना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा कंट्री का, उतना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, उतनी सारी चीज़ें और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अकेले सिर्फ इकोनॉमिक जोन को इम्पैक्ट नहीं करेंगी, वो और भी चीज़ों को इम्पैक्ट करेंगी, जिसमें से क्लाइमेट और एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया अभी बहुत कमिटेड चल रहा है, बहुत कमिटेड है, एंड पीपल हैव रियलाइज्ड, द गवर्नमेंट्स हैव रियलाइज्ड। हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं हमारी सिस्टम की, सो वी अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ डुअल अंडरस्टैंडिंग है, डुअल काइंड ऑफ गवर्नेंस है, राइट, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। तो दोनों ही लेवल पे आप बात कर ले केंद्र सरकारों की या आप राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की, दोनों ही स्तर पे कार्य किया जा रहा है कि किसी तरह हम ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इन पे कंट्रोल पा सकें, या एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो है उनको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ये समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ सकें कि हमें, हमारे लिए इंडिया का अभी क्या रोल है इसमें, और हमारे लिए किस तरह से बहुत इंपेरेटिव है और हम किस तरह से इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सरकारों ने ये कहा है कि भाई 2070 तक का तो मिशन हमारा है ही, जिसमें हमने बात की थी, कहा है कि नेट जीरो एमिशन की, वो हमारा मिशन है ही, लेकिन उसके लिए हमें धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे और छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इससे बात करते हैं कि इंडिया ने दोबारा उसका जो कमिटमेंट है वो अपना एक बार फिर से हमने कहा है कि भाई हम बहुत ही जिसको बोलते हैं कि वी आर वेरी कमिटेड टू द कॉज, कि हमें किसी तरह से हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको नीचे लाना है और कार्बन एमिशन
नीचे लाना है कंट्री के स्तर पे। अब क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो था 2020 का, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है ना यहाँ पे कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से पहले हमने क्लाइमेट एम्बिशन समिट की बात की। तो क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 जो था, ये इसने 5th एनिवर्सरी मार्क की थी काहे की, पेरिस एग्रीमेंट की। समझ गए ना आप, पेरिस एग्रीमेंट की मतलब आप ये समझ गए ना, दिसंबर 2015 से स्टार्ट हुआ था, ये दिसंबर 2015 से स्टार्ट हुआ, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था 4 नवंबर को 2016 को जाके ये इंप्लीमेंट हुआ। तो इसका जो पहली एनिवर्सरी थी, जो उसको पूरा बनाया गया या अकॉर्ड हुआ, उसकी 5th एनिवर्सरी पे ये किया गया था क्लाइमेट एम्बिशन समिट ग्लासगो में, ठीक है। एंड इसने प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल लीडर टू डेमोन्स्ट्रेट द कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरल प्रोसेसेस। और इसने एक प्लेटफॉर्म दिया, गवर्नमेंटल एजेंसीज को तो दिया है, गवर्नमेंटल जो बॉडीज थी उनको तो दिया है, नॉन गवर्नमेंटल जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, ये एनजीओज थे जो कि वर्क करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उनको भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि वो आए और प्रोजेक्ट करें और बताएं। या इनफैक्ट नॉन गवर्नमेंटल जो एसोसिएशंस हैं, या हम बात करते हैं ट्रीटीज हुई हैं, या अलग अलग ट्रीटीज और भी इन्वायरमेंटल बेसिस पे ट्रीटीज हुई हैं, यूएन की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे, अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्पेशली एक किसी कंट्री के गवर्नेंस को रिकॉग्नाइज, जो एक किसी कंट्री की गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट नहीं करते, इंटर गवर्नमेंटल है ना। तो उन सब ने अपना अपना जो मत है वो बताया, उन सब ने अपने अपनी जो प्रोग्रेस है वो बताई और उन्होंने ये बताया कि वो किस तरह से इसको लेके जो पेरिस जो अकॉर्ड हुआ था उसमें जिस भी तरह के मुद्दे डिस्कस किए गए थे, जो भी पॉइंट प्रिंसिपल्स रखे गए थे, उनको कैसे वो कार्यबद्ध है उसको लेके और किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं, और मल्टीलैटरल प्रोसेसेस क्या हैं, उनको अगर आपस में कोई समझौते करने हैं तो उनने किस तरह के किए, या कोई उनको किसी तरह की ट्रीटीज करनी है आपस में तो किस तरह का किया, या गवर्नमेंट, अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन्स की बात करते हैं तो जो रीजनल पॉलिसीज हैं वो सारी गवर्नमेंट एक साथ मिलकर किस तरह लाई, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा चर्चा हुई। और इसी को अभी हम ये बात कर सकते हैं कि ये न्यूज़ में बहुत बड़ा मुद्दा इसका न्यूज़ में रहा, और ये अभी भी है 2022 में भी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हम ये समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हालांकि मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। टू सेट आउट न्यू एंड एम्बिशियस इम्प्लीमेंट अंडर द 3 पिलर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, दैट आर मिटिगेशन, अडैप्शन एंड फाइनेंस कमिटमेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा था जब हमने बात की पेरिस एग्रीमेंट की, तो पेरिस एग्रीमेंट तो ठीक है, हमने बोल दिया कि भाई एनवायरमेंटल रिलेटेड एग्रीमेंट था, क्लाइमेटिक एग्रीमेंट था, जिसमें बात की गई कि 196 कंट्रीज आर कमिटेड टू द मिशन कि आप किसी तरह से हमको जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उनको रोकना है, और जो जिस तरह से भी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको रोकना है, ओजोन डिप्लीशन को रोकना है, बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने इतने बड़े स्तर पर ये चीज़ हो रही है तो उसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज एट वर्क लगेंगे, है ना। ये काम कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने बोला और हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत टेक्टिकल आपको ऑप्शंस लेने पड़ेंगे, बहुत टैक्टिकल आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारे आपको चीज़ें चेंज लाने पड़ेंगे, बहुत स्तर पे आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सारा पैसा भी लगेगा, ठीक है। तो फाइनेंसेस लगेंगे, अडेप्टेशन लगेगा, जैसे हमारे यहाँ बात की हमने कि भाई जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको रिप्लेस करके रिन्यूएबल पे आना है, ये बात हुई। अभी बात हुई हमारे यहाँ कि भाई चलो एक काम करते हैं कि अब जिस पे हम बात कर रहे थे कि ई कार्स और ई रिक्शा और ई व्हीकल्स पे, है ना, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत वर्क कर रही है, तो ये भी एक अडेप्टेशन का हिस्सा है। इसके लिए आपको बहुत बड़े स्तर पे फाइनेंशियल एसेट्स भी देखने पड़ेंगे, फाइनेंशियल एवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा कि भाई इस सेक्टर्स को अगर आपको नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे जाना है तो ऑब्वियसली वो आपको पूरा स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पैसे उसमें बहुत खर्च होंगे, तो किस तरह का आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट है, आप कितना, आपने एक बजट का अपना कितना हिस्सा उसके लिए रखा है कि आप कितना पैसा उस पर खर्च करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि उसके फ्लिप साइड्स भी बहुत हैं, अगर अभी आपने देखा हो एक इंस्टा पे एक स्टोरी चल रही थी, एफबी पे भी चली थी, बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हुई है स्टोरी कि कैसे अभी एक ई स्कूटर पे, पहले तो हुआ था ई जो व्हीकल है ई रिक्शा, उसमें आग लग गई थी। अभी एक आ रहा था, अभी इनफैक्ट 2-4 दिन पहले ही मैं देख रही थी कि एक ई स्कूटर था, उसमें एकदम धुआं निकल के पूरी आग लग गई, उसने आग पकड़ ली, उसकी बैटरी जो है उसमें पूरा धुआं निकल रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं जब हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपका के ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह के आपके मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत थी, ठीक है। अब स्कोप क्या है इसका, आगे की अगर हम बात करते हैं तो उसका स्कोप हम क्या लेके चल रहे हैं।
Summit provided a meaningful platform for business, cities, and the other non-state actors who are rallying together and collaborating to support government and accelerate the systematic change required to reduce emissions and build resilience. अब स्कोप भी इसका वही है ना कि ये समिट जो हुई है इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि एक मीनिंगफुल प्लेटफॉर्म दिया है इसने, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो उनको, बड़े बड़े जो उद्योग हो उनको, या अगर आप बात करते हैं बड़े बड़े शहरों की या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, आप बात करते हैं राज्य स्तर पे, आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आप बात करते हैं इन हाउस, आप बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, आप बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, सबको एक, आप कह सकते हैं कि सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके थ्रू वो एक साथ, जिसको आप बोलते हैं ना समन्वय बिठाते हुए कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकते हैं, एक साथ एक दूसरे पर रिलाई कर सकते हैं एंड एक सिम्बायोटिक वे में वर्क कर सकते हैं फॉर द अचीविंग ऑफ द गोल। इसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पे जिसमें हम बोलते हैं मल्टीलैटरल लेवल पे काम करना पड़ेगा, कि हर गवर्नमेंट को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सरहदें बना दी, हमने ज़मीन जो है हमारी वो बंटवारा कर दिया, हमने बांट दी है ना, सरहदें खींच ली हमने, इंडिया पाकिस्तान बन गया, इंडिया चाइना बन गया, रशिया बन गया, यूक्रेन बन गया, सब हमने सरहदें खींच ली, यूएस बन गया, मैक्सिको बन गया, कनाडा बन गया, सब में हो गया। लेकिन दुनिया में जब हम बात करते हैं तो दीज आर इमेजिनरी लाइन्स है ना, जो सरहदें होती हैं वो इमेजिनरी लाइन्स हैं। लेकिन ऑन द होल जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया हमने हवा पानी बदल दिया, या हमने सूरज का बंटवारा कर दिया, या हमने प्लैनेट्स का बंटवारा कर दिया, या हमने वाटर बॉडीज में हमने कह दी कि चलो ये पैसिफिक है, ये अटलांटिक ओशन है, तो बीच में से हमने कोई लाइन खींच दी। ऐसा नहीं है कि हमने पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में कोई लकीर खींची हुई है, या कोई वो खिंचा हुआ है कि भाई, या कोई जिसको कहते हैं ना कोई डिवीजन बना हुआ है, डैम बना हुआ है, इतना लंबा वहां से वहां तक खींच दिया कि भाई इस साइड जो है वो पैसिफिक है, इस साइड अटलांटिक है। ऐसा तो नहीं है। ये सब जो डिविजन्स हैं हमारे दिमाग में वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमने बनाई है, हम इंसानों ने। नेचर ने इस तरह का कोई डिवीजन नहीं किया था, राइट। पैसिफिक कहाँ खत्म होता है, अटलांटिक कहाँ खत्म होता है, ये आप ही को समझना है। इसमें कोई नेचर ने कोई डिवीजन नहीं किया हुआ है। ऐसा नहीं है बीच में कोई खाई पटी हुई है और आपको मालूम है कि इस तरफ पैसिफिक है, इस तरफ अटलांटिक है। तो अगर कोई चीज दुनिया के एक भाग को अफेक्ट कर रही है, जहां पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल कॉजेस की, तो वो दुनिया के दूसरे भागों को भी अफेक्ट करेगी। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है पोल्स पर, तो वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि पोल्स में जाके किसको रहना है, कौन ही रहता है पोल में, हम तो इंडिया में रहते हैं, हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज़ ग्लेशियर अगर पिघल रहे हैं, तो भाई ग्लेशियर अगर पिघल रहे हैं पोल्स पे, तो उससे पूरी दुनिया का सी लेवल जो है वो बढ़ेगा, पूरी दुनिया का सी लेवल बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सिर्फ जो ऊपर पैसिफिक के साइड के ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो सिर्फ पैसिफिक का स्तर बढ़ना चाहिए, अटलांटिक से क्या लेना देना उसका, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो वी नीड टू understand, and thankfully the government of the world have understand कि भाई ये सबको एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करना है। कोई भी एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बॉडी भी इसका नहीं कर सकती काम, ठीक है। और अगर हम एक साथ सहयोग से एक दूसरे के काम नहीं करेंगे तो एक कंट्री कितना भी करती रहे, दूसरी कंट्री अगर नहीं कर रही है तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात आई कि भाई कंट्रीज को आपस में, गवर्नमेंट्स को आपस में कम से कम इस एक मुद्दे को लेकर साथ में खड़े होना पड़ेगा और प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, और उनको एक सिस्टमैटिक चेंजेस लाने पड़ेंगे पूरी दुनिया के जो वर्किंग है उसमें। पूरी दुनिया में आपको, अगर आप ये काम करते हैं कि भाई मैंने इंडिया में चलो मैंने कंट्रोल कर लिया कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या हमने देख लिया कि हम गैस जो है वो जीरो नेट एमिशन पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पता चल रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो तो बहुत हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, ठीक है। तो भाई जो पोल्यूशन हो रहा है, जो क्लाइमेट में, जो हवा में जो जा रही हैं चीज़ें, जो आप कह रहे हैं कि जो मिलावट हो रही है या जो हानिकारक जो गैसेज हैं वो जब एमिट हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो सिर्फ पाकिस्तान की हवा को दूषित नहीं कर रही है, वो हिंदुस्तान की भी कर रही हैं, वो अफगानिस्तान की भी कर रही हैं, वो आसपास के जितने क्षेत्र हैं सबको कर रही हैं, राइट। तो इस मामले में हमें आपसी रंजिशें, आपसी जो मतभेद हैं, दुश्मनी है, भुला के एक साथ काम करना ही पड़ेगा। इस बात के लिए सारी गवर्नमेंट्स तैयार हो गई हैं, ठीक है। और इसमें ये बात हो रही है कि हमें अपना रेजिलियंस भी बढ़ाना पड़ेगा। हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमें इसे रिड्यूस करना है, हमें ये करना है कि कोई चीज़ हमने कंट्रोल कर ली है, लेकिन हमें उसे लॉन्ग रन तक हम उसको कैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, हमें इस पर भी वर्क करना है, ठीक है। अब होस्ट किसने किया था? होस्ट तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको यूनाइटेड नेशंस, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बॉडी जो है वो तो यूनाइटेड नेशंस ने किया। फिर यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस इन पार्टनरशिप विद चिले इन इटली, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ एमिशन अगर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसकी एकदम से इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात तो ये एकदम से ज़रूरत पड़ी ही नहीं है।
एनवायरमेंटल जब हम बात करते हैं कंसर्न्स, ये बहुत देर से आदमी इसको लेके चेता है। मतलब अगर आप बात करते हैं 1900s में, तो 1900s में लोगों की ये बात समझ में आना चालू हुई, लेट 1900s में, कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है और इसके लिए हमें बात करनी चाहिए, है ना। लोग इससे पहले एक्चुअली बात ही नहीं करते थे। अगर हम इससे पहले बात करते हैं तो लोगों को लगता था कि यार मतलब ये तो दे आर जस्ट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट, राइट। तो जैसे हमने वो बात की ना, एक जिनकी हम बात करते थे मरीन बायोलॉजिस्ट, जिनके बारे में हमने बात की थी कि भाई उन्होंने इस पे बहुत काम किया, उन्होंने इस पे बहुत वर्क किया, और उनकी जो एक किताब आई थी जब उन्होंने बात की थी द साइलेंट स्प्रिंग, उस पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो आप मान सकते हैं लेट 60s से ये बातें लोगों को थोड़ी ज़्यादा समझ में आने लगी। 50s 60s से आप शुरुआत मान सकते हैं कि लोगों को इसके बाद ये बातें ज़्यादा समझ में आने लगी। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एमिशन की हम बात करते हैं एज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। आपको मालूम है ना ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? ऑफ कोर्स वी नो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें की हैं। इसकी जब हम बात करते हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट प्रॉक्सी माना जाता है फॉर मेजरिंग क्लाइमेट चेंज। उसका जो लेवल है वो किस तरह से वेरी करता है या उसमें क्या चेंजेस आए हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्थ का, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं अर्थ की, तो ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंड कि अर्थ की हिस्ट्री बहुत लंबी है। billion of years. We are talking about billion of years and we are approximately talking about 4.54 billion of years history, जिसको ये approximate scientist ने बोला है कि भाई इतनी तो हमें मालूम है, हो सकता है इससे पुरानी भी हो। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग एराज आए, है ना, अलग अलग टाइम पीरियड आए, अलग अलग टाइम जोन्स आए, जिसमें हम अलग अलग, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करते हैं तो बहुत सारी एजेस में डिवाइड होती है, आपको मालूम है ना। स्टोन एज हो गई, पेलियोलिथिक एज हो गई, या अगर पीरियड्स में हम करें तो भी हमें मालूम है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द टाइम। वी आर टॉकिंग अबाउट कैम्ब्रियन एरा, वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी प्री हिस्टोरिक टाइम्स, राइट। अब उसमें क्या होता था कि उस जमाने में अर्थ पे जीव जंतु, जब इंसान नहीं थे, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जब इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, या फिर जब स्टोन एज में इंसानों की उत्पत्ति हो भी गई थी, तो हमारे पास उतने सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं थे या हम उतने सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में नहीं थे अपने, तब तक भी अर्थ वाज इन अ गुड होम, अर्थ वाज अ गुड होम, अर्थ वाज डूइंग एंड फ्लरिशिंग वेल। जैसे ही हम सोफिस्टिकेटेड होते चले गए, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता चला गया, जैसे जैसे हम इंसान डेवलप होते चले गए, हम तो ऊपर की तरफ जाते गए, लेकिन हमने अर्थ का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, है ना। जितना ज़्यादा हमने अपना एडवांसमेंट किया उतना ही ज़्यादा हमने अपने नेचर को डैमेज किया, हर स्तर पे किया। जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे अर्थ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो नीचे आती चली गई, ठीक है। जब तक हमारे पास कुछ नहीं था, अर्थ वाज फ्लरिशिंग वेल एंड अर्थ हैड एवरीथिंग टू प्रोवाइड टू द ह्यूमन काइंड, टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, है ना। सब कुछ था, अबंडेंस में था। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता चला गया, हमने वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर दिया, हमने अर्थ को पोल्यूट कर दिया, हमने सॉइल्स को पोल्यूट कर दिया, हमने पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर को, हमने नदी नाला, पानी, हवा, पेड़ पौधे, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को हमने नष्ट कर दिया, वाइल्ड लाइफ को हमने नष्ट कर दिया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन ऑन अर्थ दैट हैपेंड, द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू अर्थ वाज अस ह्यूमन, ठीक है। इससे हम कोई नकार नहीं सकते, और ये आपकी मेरी बात नहीं है, ये पूरे संसार की बात हो रही है ना। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि अर्थ को डैमेज नहीं किया गया। तो अब जब ये बात होती है ना कि कई बार बोलते हैं कि प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाती है, आपने सुना होगा ना, बड़े लोग बोलते हैं अक्सर कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है कि भाई हमने उसको बहुत डैमेज कर लिया, अब वो अपने आप को ठीक कर रही है और अपना प्रकोप दिखा रही है। तो अपना जब प्रकोप दिखाया उसने, तो फिर आती हैं क्या, फिर आती है प्रलय आती है, फिर सुनामीज आती हैं, फिर वोल्केनोज आते हैं, फिर अर्थक्वेक आती है। दैट इज द अर्थ्स वे टू टेक इट्स रिवेंज प्रॉब्ली फ्रॉम अस, राइट। तो अब जब ये बात होती है, तो जब मैंने बोला आपसे कि 5 बिलियन ईयर्स हम मान लेते हैं, 4.54 बिलियन ईयर्स की हमारी हिस्ट्री में आज तक इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन कभी नहीं हुआ है अर्थ पे, या इतनी ख़राब एयर क्वालिटी कभी नहीं रही है जितनी अभी है, ठीक है। और हम बात करते हैं इट इज डेवलप्ड कंट्रीज दैट हैव बीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द कार्बन एमिशन। अब इसमें से यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज लिखी हैं, पर इसमें सभी तरह की आ जाएंगी। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी आ जाएंगी, इसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थोड़ा सा कम है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे नहीं है, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे नहीं है, लोग अभी भी प्रिमिटिव तरीके से तरह से रहते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अभी भी ट्रेडिशनल है। तो इस वजह से वो नेचर को पूछते हैं या नेचर को अपने साथ लेके चलते हैं, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि आप साथ में लेके चलते हैं नेचर को, ठीक है। उनको ये समझ में आता है। इस वजह से अंडर डेवलप कंट्रीज में उतना नहीं है, पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक तरह के मिशन पे थी कि हम तो बिल्कुल अपने घर को बर्बाद कर छोड़ेंगे। तो अब
उसके लिए चाहता है कि भाई जब अर्थ ने अपना वो दिखाया है कि भाई अगर आप अब नहीं चाहते आप, तो अगले कुछ सालों में 100 साल के बाद, या आप बात करते हैं कि सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि कुछ जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो तो बिल्कुल डूब में आ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कहा जाता है कि वेनिस जैसी कंट्रीज़ हो गई या बॉम्बे जैसी कंट्री हो गई या जो भी कंट्रीज़ कोस्टल एरियाज़ में बसी हुई हैं वो उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा अगर सी लेवल इसी तरह बढ़ता रहा और कार्बन एमिशन कंट्रोल नहीं किया गया तो अब जाके जब ये चीज़ें आ गई हैं, साइंटिस्ट ने ये चीज़ें बता दी हैं, ये फाइंडिंग्स आ गई हैं, तो अब जाके लोगों के दिमाग में आया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें रोकना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट वी आर नाउ कमिटेड एट डूइंग। अब हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल एमिशंस की। हिस्टोरिकल एमिशंस, द यूनाइटेड स्टेट हैज़ द हाईएस्ट हिस्टोरिकल एमिशन एट 25%, फॉलोड बाय द यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम आपको मालूम है यूरोपियन यूनियन। वी नो दैट द यूनियन ऑफ मेनी कंट्रीज, जो कि ज़्यादातर यूरोपियन है, जिसमें से ब्रेक्सिट की हमने बात की थी, राइट। तो ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया उसको, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटेन था इनका पार्ट। चाइना 13% और इंडिया का लो कार्बन एमिशन कंट्रीब्यूशन जो है वो 3% है, जिसमें हम बहुत खुश होते हैं, पर ये एक्चुअली सही नहीं है। हमको अभी इसको कट करके 1.5% पे लाना है और इसकी हम उम्मीद कर रहे हैं अभी फिलहाल। और फिर 2070 तक तो हमने जीरो एमिशन की बात की है कि हम कोशिश करेंगे कि भाई जीरो एमिशन हो जाए हमारा। ठीक है, ये हमारा गोल है जीरो एमिशन का। ऑलराइट, सो इस वजह से यहाँ पे ये लिखा है कि डेवलप कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज जो है उनका एमिशन बहुत कम होता है, लेकिन होता है। हमें इसको रिड्यूस करना है, हमें एक तालमेल इसमें बिठाना पड़ेगा। इसके लिए एक एनडीसी की बात होती है। एक्चुअली अभी जब ये 5 साल कंप्लीट हुए ना, तो एक टर्म आता है एनडीसी। एनडीसी का मतलब होता है, उसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे उसमें आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप कितना उस डेवलपमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन में आपका योगदान है, इसको देखने की बात हो रही है। ठीक है, उसके हिसाब से वो आकलन किया जाएगा। अब आते हैं हम एग्जैक्टली के जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था उसमें हुई क्या बातें थी, क्या चीजें हुई थी। लीगल स्टेटस क्या है उसका? लीगल स्टेटस जो है वो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज पे है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग है क्योंकि 196 कंट्रीज ने इसके लिए अपनी जो है रजामंदी दी थी, तो अब ये इन कंट्रीज के ऊपर लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, लीगली इनको इसके लिए ये जवाबदेह हैं, इनके लिए ये अकाउंटेबल हैं। ठीक है, दूसरा एडॉप्शन, जैसे मैंने कहा ये तो आपको मालूम है, COP21 इन पेरिस दिसंबर 2015, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं COP का मतलब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज को COP बोलते हैं। ये दिस इज अ जनरल टर्म जो कि हम बोलते हैं जब हम UN वगैरह की बात करते हैं, तो COP इज अ वेरी जनरल टर्म। तो COP21 जो है पेरिस में हुआ था। गोल क्या था इसका वो भी हम समझ चुके हैं कि भाई हमको ग्लोबल वार्मिंग और जो गैस हाउस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कम करना है, हमें ओजोन डिप्लीशन कंट्रोल करना है, हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करने हैं, हमें बेसिकली अगर आप एक बात समझ लें तो हमें भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम करनी है, कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक। नॉट बाय क्रुक एक्चुअली, लेकिन हाँ बाय हमें करनी है कैसे भी। तो या तो हम इसके लिए पेड़ इतने ज़्यादा लगाएं। अब भाई पेड़ कितने ही लगा लोगे ना आप, अपने यहाँ वर्ल्ड में पता है आपको क्या हालत है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं तो हम 10 पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह हम 1 पेड़ लगाते हैं। मतलब अगर आप रेशियो करें डिस्कशन तो उसके ऊपर क्या है 1:10 का है, तो 1:10 तो काम चलेगा नहीं। उल्टा हो तब भी काम चलता है कि भाई 10 पेड़ लगा रहे हो और 1 काट रहे हो तो चल जाएगा, चलिए काम चला लिया आपने। आप 10 पेड़ काटते हैं 1 लगाते हैं तो वो बेचारा 1 पेड़ ये 10 की बराबरी तो नहीं कर सकता ना, मतलब कोई भीम पे तो है नहीं वो, तो कि वो बिल्कुल 10 के बराबर हो, ऐसा तो है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या समझ लिया, गोल क्या है, अब हमें करना है ग्लोबल वार्मिंग को हमें बिलो 2 डिग्री सेल्सियस लाना है। बात ये हो रही है कि 3% है हमारा, अभी हमने बात की है 1.5% पे लाना है हमें, इंडिया का हमने ये बात की है, और 2070 तक हमें 0 करना है। और डिग्री का जो लेवल है, जो गर्मी बढ़ गई है, जिसको एकदम से हीट वेव बढ़ गई है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, क्लाइमेट जो एकदम से चेंज आ गया है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से हमको उसको नीचे रखना है। ठीक है, और प्रेफरेबली अगर हम उसको कर सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस पे हमको उसको लिमिट करना है। और इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पे आप प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से इसको आकलन किया गया है। गॉट इट? तो अभी हालांकि इंडिया इज डूइंग वेल। इंडिया अगर आप बात करते हैं, हमारी अगर बात करते हैं, तो हम इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल।
जैसे मैंने कहा ना कि भाई कोई चीज़ करना तो ठीक है कि आपने कर लिया, एक बार आपने कोई चीज़ अचीव कर लिया फिर आप धड़ाम से नीचे गिर गए, इसको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा था जब कोविड में बात हो रही थी कि भाई लॉकडाउन लगा था, तो हम क्या बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट अपने आप को सुधार रहा है या मदर अर्थ इज रिपेयरिंग और रिजुविनेटिंग हर सेल्फ, है ना, इस तरह की बातें हो रही थी। तो ये हो रहा था कि भाई जो पेड़ पौधे पक्षी ख़त्म होते जा रहे थे, विलुप्त होते जा रहे थे, उनको देखा गया। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई थी कई देशों में। उसके बाद हमने बात की कि कुछ चीज़ें एकदम पोल्यूशन लेवल इतना कम हो गया था कि हम बड़े खुश हो गए कि भाई बिल्कुल कुछ जो पंजाब के कुछ शहर थे या जिसकी हम बात करते हैं, उत्तराखंड की हम बात करते हैं, पहाड़ी इलाके जो थे वो इतनी दूर की भी जो रेंजेस थी पहाड़ों की उनको नज़र आ पा रही थी, जो कि पोल्यूशन की वजह से सालों पहले कभी नज़र आई थी, 50s में नज़र आई थी, वो फिर से नज़र आने लग गई। तो ये सब कुछ तो था, लेकिन हुआ क्या, ये सब टेम्परेरी चेंजेस थे, कुछ जिसको बोलते हैं ना कुछ क्षणिक भर के चेंजेस थे, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला, लाइफ नॉर्मल पे आई, वैसे ही सब मटिया मेट दोबारा, है ना, मतलब उससे ज़्यादा जो हालात थे उससे ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पहले गिरा हुआ था लॉकडाउन में सुधरा और बाद में तो बिल्कुल ही मतलब जो पहला ख़राब स्तर था उससे भी नीचे लुढ़क गया। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखने हैं। हमें ये नहीं करना है कि हमें इस पीक पे जाना और फिर हमें धड़ाम से नीचे आना है ना। लॉकडाउन में यही हुआ कि हम अच्छे खासे यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे पीक पे पहुंचे, हमने भाई सब कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बेहतरीन फर्स्ट क्लास, और फिर पता चला कि लॉकडाउन जाकर धड़ाम से हम नीचे गिर गए। तो इसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें भाई ऊपर जाना है और फिर हमें ऐसे चलना है। ठीक है, दिस इज वॉट वी आर सीकिंग टू डू। अब जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट पोजिशन पे आना तो आसान काम है फिर भी, लेकिन फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें वो पोजीशन मेंटेन करनी है, हमें लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल जो है वो अपना लेके चलना है और हमें इसको मेंटेन करना है। हमें नीचे धड़ाम से अब गिरना नहीं है। कंट्रीज को बात की जा रही है पीकिंग ऑफ द ग्रीन हाउस कंट्री एम्स टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज सून एज पॉसिबल टू अचीव अ क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय मिड सेंचुरी। अब ये बात हो रही है 2050 की। ठीक है, ये बात हो रही है 2050 की कि भाई 2050 तक का उनने एम्बिशन रखा है कि अभी देखो बहुत साल है ना, अभी 2022 चल रहा है हमारे पास, अभी कितने साल हैं, 28 साल है ना। वी हैव 28 ईयर्स टू गो, और 28 साल में कम से कम इतना तो कर लो कि एक क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड की स्थापना हो सके। चलो जीरो एमिशन पे नहीं भी तो आप कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तो उसको नीचे लाओ। ये एक बात हुई है, ये एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है दुनिया, जिसमें हम बात करते हैं क्लाइमेट अकॉर्ड की। गॉट इट? अब फिलहाल जो 5 साल पूरे हो गए हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ है कि 5 साल जो हो गए हैं पेरिस एग्रीमेंट के, तो सारे स्टेट्स जिन्होंने अपना नेशनल कंट्रीब्यूशन, जिसकी मैंने बात की थी ना, एनडीसीज, जो नेशनल कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में आपने किया, जैसे एक रिपोर्ट होती है ना कि आपको सबमिट करनी पड़ती है, देनी पड़ती है कि भाई आपने काम क्या किया। तो ये जो है, ये हर कंट्री को, जो भी 196 कंट्रीज थी, उनको अपनी नेशनल कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी थी और उनको बोलना था कि भाई टू मिटिगेट एंड अडैप्ट क्लाइमेट चेंजेस, कि आपने क्या क्या किया इसमें, आपकी कंट्री पे, आपके लेवल पे आपने कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई, या आपने क्या गोल जो थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, कितना उसका पार्ट आपने अचीव किया और आगे की आपकी प्लानिंग क्या है। तो ये रिपोर्ट उनको देनी थी, कंट्रीब्यूशन इंडेक्स जो था आपको देना था। कंट्रीब्यूशन आर रेडिकली इनसफिशिएंट टू रीच द वेल बिलो, और ये पता चला कि जब इसको स्टडी किया गया कि कंट्रीब्यूशन आर रेडिकली इनसफिशिएंट टू रीच वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस लिमिट एंड इवन फर्दर फ्रॉम 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिमिट आइडेंटिफाइड इन द पेरिस एग्रीमेंट। अब ये बोला गया कि भाई साहब, अगर आप ये बात करते हैं तो ये जो कंट्रीब्यूशन आया पूरी दुनिया का, जो एनडीसीज आई, उसमें ये पता चला कि जो लेके चल रहे थे ना अपन, मतलब उन्होंने बोला कि 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब कोई भी आसपास भी नहीं है, एक्सेप्ट अगर कुछ हम कंट्रीज की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, भूटान की बात कर लेते हैं, फिलीपींस की बात करते हैं, कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज की अगर हम बात कर लेते हैं आउट ऑफ 196, तो कोई भी उसके आसपास भी नहीं भटक रहा है। अभी कोई मेजर कंट्रीब्यूशन किसी का भी नहीं रहा है, कोई मेजर टैकलिंग ऑफ द इशू किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इंडिया अकेली एक बहुत बड़ी कंट्री है, इतनी बड़े स्तर की अकेली कंट्री है जिसने इसको टैकल करने में एक, आप कह सकते हैं, एक एक सार्थक प्रयास किया है और एक सही
तरीके से एक सही, आप जिसको बोलते हैं, एक सही दिशा पकड़ी है और सही ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है और उसके रिजल्ट भी आए हैं। बाकी जो कंट्रीज आई हैं वो तो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। आप देख लीजिए, भूटान जो है बहुत छोटी कंट्री है, फिलीपींस है, कोस्टा रिका है, इथोपिया है, मोरक्को है, गाम्बिया है, मतलब ये आर कंप्लाइंग विद द अकॉर्ड, लेकिन दीज आर वेरी स्मॉल नेशंस कंपेरेटिवली टू द बिग जायंट्स जिनको कंट्रोल करने की जरूरत थी। जैसे हम यूएस की बात कर लेते हैं, यूएस ने कुछ नहीं किया। यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं, दे आर फार लैकिंग। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो फार लैकिंग, राइट। चाइना की बात कर लेते हैं, दे आर फार लैकिंग। सो ऑफकोर्स it is not a very good stand, it is not a very good place to stand, but for India हमारे लिए it is commendable, हमारे लिए we are doing a really good job. अब चाइना का जब हम बात करते हैं तो चाइना का, जिसमें हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट है, मतलब नॉट ओनली इन द एरिया, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द एशियन एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। जैसे पहले यूएस का था तो यूएस से ज़्यादा चाइना का है। यूएस का तो 25% की बात कर लीजिए आप। यूएस ने अपने आप को जो अपना जो है उसको कंट्रोल किया है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली उन्होंने प्लान किया है, बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी 13.5% तक आए हैं वो, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो चाइना का है, चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 30% पे है वो फिलहाल, ऑलराइट। और ईयू, जैसे मैंने कहा, यूरोपियन यूनियन इज एट 8.7%। नाउ अगर हम इंडिया के करंट एमिशन की बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है दैट द पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने कहा कि इंडिया इज द ओनली बिग कंट्री जिसका इतना मेजर जिसने इसमें रोल प्ले किया है, और इसी वजह से ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया ना, और इतना सारा जो भूमिका बनाई है और बैकग्राउंड के साथ आपको पढ़ाया है, वो इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ों को आपको कवर करेगा। एक तो आपकी शॉर्टी नोट सीरीज में तो हम बात कर ही रहे हैं, दूसरा आपकी इसका आपको मालूम है ना, इकोलॉजी का पार्ट कवर करेगा, आपका करंट अफेयर्स का पार्ट कवर करेगा ये आपका, ठीक है। मतलब ये स्टैटिक जीके का पार्ट कवर कर रहा है आपका, करंट अफेयर्स का पार्ट कवर कर रहा है आपका, इकोलॉजी का पार्ट कवर कर रहा है, और एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो इतनी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के, वो कवर कर रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो उसको समझना थोड़ा बात को इंपॉर्टेंस को और इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत मेजर बस है आज के इंटरनेशनल न्यूज़ की। अब जब हम बात करते हैं इंडिया का करंट एमिशन क्या है, तो इंडिया का करंट एमिशन, द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट रिलीज्ड अर्लियर दिस ईयर स्टेटेड द इंडियाज पर कैपिटल एमिशन are actually 60% lower than the global average. Global average के हिसाब से, मतलब this is the time when we should pat our bags, हमें अपने बैग को थोड़ा पैट करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में एटलीस्ट कम से कम we are progressing well and we are ahead of US and China and Russia and EU and all the developed countries put together, कि हमारा जो global emission है per capita global emission अगर हम मानते हैं उसको, तो वो 60% lower है global average के हिसाब से, जो कि ना सिर्फ बड़े देशों का है बल्कि एक एवरेज देशों का भी है। Emission in the country grew 1.4% in 2019, much lower than its average of 3.3 per year over the last decade. हमारा जो एवरेज था वो 3.3 था, जो ऑलमोस्ट एक दशक तक चला, और 2019 में हमारा एवरेज जो है वो थैंकफुली फॉल डाउन हुआ, जो कि 1.4 पे आ गया, विच इज़ अ वेरी गुड डील। और दो वी नो दैट व्हाट वी आर डूइंग इज स्टिल नॉट इन सिंक विथ is not in the sync with the total thing that we need to achieve, right? लेकिन फिर भी अगर हम अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, हमें मालूम है कि हमारी कंट्री के बहुत बुरी हालत है। वर्ल्ड की 15 जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड देश हैं, उनमें से 14 की अगर आप बात करते हैं तो वो एशियाटिक रीजन और इन सब में आते हैं। मालूम है ना आपको, बहुत बुरी हालत है, लेकिन स्टिल 15 नहीं, मतलब सॉरी 25 की अगर बात करते हैं तो उसमें से 14 आते हैं। अब हमारे लेवल पे जब हमने बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमारे यहाँ एक्चुअली बहुत सारे, ये ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात हो गया या इस पर कोई वर्क नहीं किया गया, इसको बाकायदा स्ट्रैटेजिकली टैकल किया गया है और बहुत सारी हमारे यहाँ नियम कायदे कानून बने हैं इसके लिए। अभी जो हमारा जो बजट आया था उसमें भी बात की गई है इसके ऊपर, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रन हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आप बात करते हैं भारत स्टेज,
BS6 नॉर्म्स की हम बात करते हैं। इसमें एमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड पुट्स इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट टू कीप चेक ऑन द एयर पोल्यूशन। तो इसके थ्रू क्या हुआ है, भारत स्टेज अगर आपसे पूछे कोई क्या है, तो बेसिकली ये क्या है, ये गवर्नमेंट का एक नॉर्म है जिसके थ्रू एयर पोल्यूशन पे चेक रखने की बात हुई थी। उसके बाद बात आ जाती है नेशनल सोलर मिशन की। इट इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ व्हाइल एड्रेसिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस। एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस जिसमें मैंने बात की रिन्यूएबल एनर्जी पे, हमने बात करने की बात की थी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे जिसको हम बात करते हैं, इकोलॉजिकल सिचुएशन को कंट्रोल करने की और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे रिलाई करने की हमने बात की थी। इस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है और अभी भी बहुत आगे की अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो स्टिल गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस कि हम किसी तरह से हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी है या एनर्जी नीड्स हैं इस कंट्री की, उसको हम मीट कर सके थ्रू वाया वर्किंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, सोलर हाइब्रिड पॉलिसी आपको मालूम है ना, सोलर पैनल्स की या विंड टर्बाइंस की या सोलर थर्मल प्लांट्स की बहुत बात हो रही है अभी इंडिया में, है ना, बहुत ज़्यादा। अगर आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो थर्मल प्लांट है उसकी हमने बात की थी लद्दाख सेक्टर में, राइट। तो इसके ऊपर भी कंट्री बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो बहुत मुस्तैदी से इस पर काम किया जा रहा है। और नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 जिसमें मैंने कहा आपसे विंड टर्बाइंस की बात की गई थी, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी इज टू प्रोवाइड a framework for the promotion of large grid connected wind, solar, फोटोवोल्टेक। फोटोवोल्टेक आपको मालूम है, ये हमने डिस्कस किया था जब हमने सोलर पैनल के डिस्कार्ड होने की बात की थी कि इंडिया में जो सोलर पैनल्स डिस्कार्ड किए जाते हैं उनके लिए भी एक अलग से नीति बनाने की तैयारी की जा रही है और वर्क किया जा रहा है कि भाई जो सोलर पैनल जो पीएच जो डिस्कार्ड होता है उसको किस तरह से डिस्कार्ड करना है, उसके लिए एक अलग से पूरी नीति तैयार करने की ज़रूरत है हमारे यहाँ, ठीक है। अब बात हो रही है हाइब्रिड सिस्टम फॉर ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एंड सोलर रिसोर्सेज, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड। This is good, and these and many other initiatives help India in cutting CO2 emission by 164 million kg। और ये जो है ना, मतलब ये सारी जितनी भी हमारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमने इस पे स्टेप्स लिए हैं, वो कारगर सिद्ध हुए भी हैं। They are working fine for our environment and our ecological system, क्योंकि वो सारी जितनी भी चीज़ें थी उसने जो हमारे प्रयास थे उन्होंने उसका फल दिया है और जिसके चलते 164 मिलियन kg जो है एमिशन हमारे यहाँ से वो कट डाउन हुआ है, which is a very big landmark and which is very big milestone। और इसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट भी किया गया है, इंडिया को इसके लिए बहुत अप्रिशिएशन मिला भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये जो अचीव करने में और क्या क्या रोड़े हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है। अब जिसमें हम बात करते हैं कि भाई समस्या क्या आ रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम। इश्यूज ये हो रहे हैं कि मोस्ट ऑफ दी जो प्लेज टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में मोस्ट ऑफ द नेशंस हैव बीन स्लो टू अपडेट देयर नेशनल कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूसिंग एमिशन फॉर 2025-30। हाउएवर सेवरल हैव अनाउंस्ड नेट जीरो एमिशन। अब क्या हुआ है कि देखिए बहुत सारे चीज़ें हैं कि हमने बोल दिया कि भाई हमें कोई चीज़ करनी है। अब हमें अगर कोई चीज़ अचीव करनी है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव तय किया है, तो भाई हमें उस तरह के स्टेप्स लेने हैं, है ना। अगर आप IGKO की आज पढ़ाई कर रहे हैं, आपने IGKO का फॉर्म भरा या आपने कहा कि भाई मुझे IGKO एग्जाम जो है वो क्लियर करना है ओलंपियाड का, मुझे आई हैव टू स्कोर गुड नंबर्स, सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट, है ना। वो सोचने से, ऑब्जेक्टिव रखने से तो नहीं होगा, आपको उस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी आज ही आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो सोच के देख रहे हैं ना कि मुझे हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, राइट। तो शुरुआत आप आज से कर रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको क्या क्या कवर करना है। ऑब्वियसली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट, बट यू हैव द माइंड सेट ना, आपको एक आपका पूरा मालूम है कि आपको क्या करना है। ये जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं वो भी आपकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंट्रीज जो हैं जिन्होंने ये कमिटमेंट तो कर दिया कि हमें कार्बन एमिशन अपना कंट्रोल करना है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रैटेजिक स्टेप्स टू अचीव दैट। हो क्या रहा है, उनको लग रहा है कि हमें करना है, लेकिन वो रातों रात आ जाएगा, कोई एकदम मैजिक वैंड ऐसे करके घुमाएगी कोई आके परी और अपने आप हमारा कार्बन एमिशन नीचे चला जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हो क्या रहा है कि उन्होंने जो टारगेट सेट किए हैं, या तो वो बहुत रियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं किए हैं, आपने बिल्कुल कोई ऐसा टारगेट सेट कर लिया जो कि आपको मालूम है कि भाई अचीवेबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर चाइना खड़े होकर बोलता है कि मुझे 2030 तक अपना जो एमिशन है वो 0 पे करना है, आपको लगता है पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। 30% है यार, 30% से 0% कैसे हो जाएगा 8 साल में? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करने। अब हो क्या रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं ये रियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं कर रही है। कभी ये बोल देती है हमको नेट एकदम 0 एमिशन करना है, तो आप नेट 0 एमिशन नहीं कर सकते, आप उसको
रिड्यूस करने की बात करो ना, तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, ये एक बहुत प्रॉब्लम है। उसके अलावा नेट जीरो एमिशन मीन्स दैट ऑल मैन मेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू रिडक्शन मेजर्स दस रिड्यूसिंग द अर्थ नेट क्लाइमेट बैलेंस। अब ये बात होती है जीरो एमिशन का, तो जीरो एमिशन एक और बात समझ लो यार, है ना, कि मैं बार बार बोल रही हूँ जीरो एमिशन, तो तुमको लगे कि जीरो एमिशन कैसे हो जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है, हम क्या सारे इंसान मर जाएंगे, हम क्या सारे जानवर मर जाएंगे, क्योंकि हम तो सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आएगा ही, एटमॉस्फेयर में जाएगा ही, और इतने तो पेड़ भी नहीं लग सकते। तो जीरो एमिशन का मतलब नहीं है, ठीक है, प्लांटेशन अपनी जगह है, फॉरेस्टेशन अपनी जगह है, जो इंसान सांस ले रहे हैं, जो एमिट कर रहे हैं गैसेस, उनकी बात नहीं हो रही है, जो हमारे इंसानों की कार्बन फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल, कृत्रिम, समझते हो ना, कृत्रिम जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है उसको कट डाउन करने की बात कर रहे हैं, है ना, कि वो बिल्कुल हम उसको किसी तरह रिमूव कर दें, या जिसमें हमारे द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है एटमॉस्फेयर को, वो हम नुकसान जो है उसको कंट्रोल कर लें, रिमूव कर लें एटमॉस्फेयर में, और अपने रिडक्शन मेजर्स से, ताकि अर्थ का नेट क्लाइमेट बैलेंस जो है वो मेंटेन हो सके। समझ में आया ये बात? मतलब अब ये मत समझना कि जीरो का मतलब है कि बिल्कुल ही जीरो, मतलब जीरो, जीरो का मतलब है मैन मेड एमिशन को जीरो करने की बात हो रही है, ठीक है। अब द नेट जीरो टारगेट्स सब्जेक्ट टू क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस चेक। अब ये जो है ना, ये एक तो बहुत बड़ा चक्कर है, और करप्शन आपको मैं बता दूं कि सिर्फ भारत में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। आपको पता होगा, अगर आपने एक सर्वे आया था तो इंडिया वाज अमंग द रैंकिंग ऑफ द करप्ट नेशंस, ठीक है, तो मतलब उसमें टॉप पे इंडिया नहीं था, बहुत सारे अपने से भी ज्यादा हैं जहां पे बहुत ज्यादा करप्शन चलता है। तो जो नेट जीरो टारगेट है ना, ये जो सब्जेक्ट है, अब इस पर क्या होगा कि भाई ये तो आपको क्रेडिबिलिटी है ना, कि मैंने बोल दिया कि नहीं 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 मैं तो फर्स्ट आया भाई, अब वो तो वो वाली बात हो गई कि आपने अपना पेपर लिखा और खुद ही चेक कर लिया और अपने आप को फुल मार्क्स भी दे दिए। तो ये तो क्रेडिबिलिटी वाली बात है कि आपने कोई चीज़ की, अगर मैं उसका आकलन कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ, अग्रेडेड कर रही हूँ मैं आपको कि भाई अब आपने टॉप किया, तब तो कोई बात है। अगर ये इंटरनल ऑडिट होता रहा तो इंटरनल ऑडिट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, अकाउंटेबिलिटी पे सवाल है, और फेयरनेस चेक्स पे है कि भाई वाकई में ये चीज़ जो है, सेक्टर जो है रिड्यूस हुआ भी है या नहीं हुआ है, या हमने अपने आप को ही अक्रेडिट कर दिया कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया काम चल रहा है अपना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग क्या है, इंटरनल ऑडिट करते हैं और कहते हैं कि हमने तो बहुत बढ़िया काम किया और हमने तो इतना इतना वो कर लिया, अपनी जनता को बता दिया, अपनी पब्लिक को बता दिया कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है और हमारा जो कार्बन एमिशन है वो इतना कम कर लिया हमने। पता चला इंटरनेशनल बॉडी में जब वो जाता है और इंटरनेशनल जो क्रॉस चेक होते हैं और बाकी कोई जो बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी है उसने चेक किया, तो पता चलता है कि भाई साहब इतना तो हुआ ही नहीं है जितना आपने दुनिया को बता दिया, ठीक है। तो ये भी एक चक्कर है, ये भी एक रीजन है कि इसकी वजह से नहीं हो पाता। दूसरा अपन देख लेते हैं क्रेडिबिलिटी की। जब हमने बात की, द प्लान्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द नेशन इज नॉट क्रेडिबल इनफ टू मीट द लॉन्ग टर्म नेट जीरो टारगेट एज द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे आईपीसीसी की तो मैंने अभी आपसे बात की, है ना। तो इसमें बात की हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट टू स्टे विद अ रीजनेबल चांस ऑफ अचीविंग 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल CO2 emission have to fall by 45% from the 2010 levels by 2030, but the current national contribution are not on track for such a fall. अब जब बात हुई थी इसकी आईपीसीसी की, ये आईपीसीसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इसके ऊपर हमने एक पूरी प्रॉपर शॉर्टी नोट सीरीज की है, इसके ऊपर सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। आईपीसीसी की जब हम बात करते हैं तो अभी इसका असेसमेंट चल रहा है, 6th असेसमेंट इसका चल रहा है, जिसमें अभी इसकी जो एक रिपोर्ट है वो वर्किंग ग्रुप्स में रिपोर्ट आती है इसकी, फरवरी की हो गई है, अप्रैल की आने वाली है, ठीक है। इसमें इंडिया पे उसने बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट की तरह उसने बोला है कि इंडिया एक वल्नरेबल स्पॉट है क्योंकि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, और बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन का चक जो है हमारे यहाँ रहता है। अब बात ये हो रही है कि आईपीसीसी के हिसाब से 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट इंडिकेटेड दैट टू स्टे विद इन द रीजनेबल चेंजेस ऑफ अचीविंग 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल CO2 emission by fall by 45% from the 2010 levels by 2030। पर अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी ये जो फॉल है और जिस लेवल पे उन्होंने फॉल का आकलन किया है या उन्होंने कहा है कि ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वी आर नॉट कीपिंग पेस एट इट, एंड व्हेन आई से वी मीन द होल वर्ल्ड। इस मामले में वी जो है ना वो सिर्फ आप मैं इंडिया की बात नहीं हो रही, इसमें वी मतलब द होल वर्ल्ड, वी आर ग्लोबल सिटीजन हियर, ठीक है। तो उस लेवल पे नहीं हो पा रही, या उतना जितना हमको जरूरत है उस ट्रैक पे हम नहीं है, तो ये आईपीसीसी में बोला गया है। अब एक और बात आ जाती है अकाउंटेबिलिटी की। देयर इज नो लिमिट और नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द लॉन्ग टर्म नेट जीरो गोल्स एंड शॉर्ट टर्म नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक और चीज बात की गई थी कि लॉन्ग टर्म जिसमें बात की गई थी, एक और टर्म आता है यहाँ पे LT लेड,
ठीक है। अब इसमें बात की गई थी लॉन्ग टर्म, LT स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म, और इसमें बात की गई थी लो एमिशन की, ठीक है, लो कार्बन एमिशन की बात की गई थी। तो अब ये बात हो रहा है लो एमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब की बात की गई थी। अब इसमें ये बात हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, हमारे जो नेशनल या इंटरनेशनल गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म नेट जीरो गोल को के हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं या उनके ट्रैक पे नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म नेशनल कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। मेनी नेट जीरो गोल्स हैव नॉट येट बीन एम्बेडेड इन द नेशनल कंट्रीब्यूशन इन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। अब इसमें जिसमें मैंने कहा LT LED, तो हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जो है अभी लॉन्ग टर्म प्लान के साथ नहीं चल रही हैं, या उनका जो लो एमिशन का जो टारगेट भी है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, मतलब वो ये नहीं सोच रही कि उसको सस्टेनेबल रखना है उनको, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉब्लम है जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में बात की थी, उसके हिसाब से नहीं है। इन एनी केस अकाउंटेबिलिटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इज लिमिटेड. States are not obliged to achieve their self-selected targets. There is no mechanism to review the adequacy of the individual contribution. States are only asked to provide justification for the fairness and ambition of their targets. अब जैसे मैंने कहा कि भाई था तो वो लीगल बाइंडिंग का, उन्होंने कह दिया कि भाई लीगली आप बाइंडेड हो, लेकिन उसके ऊपर कोई पीनलाइजेशन नहीं है। पीनलाइजेशन नहीं है एज इन, इसका मतलब यह है कि किसी भी केस में अकाउंटेबिलिटी जो है पेरिस एग्रीमेंट की वो एनफोर्स नहीं कर सकती बॉडी। उसमें क्या किया गया है कि भाई उसमें आप ये मान लो कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करते तो आपकी टीचर आपको मार नहीं सकती, आपकी टीचर आपको डांट भी नहीं सकती, ठीक है। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है कि यार प्लीज़ ऐसा कर लो, है ना, आपके लिए बेटर होगा, पढ़ाई कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो ठीक ही है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत किस काम की। तो हम आपको सिर्फ समझाइश दे सकती है आपकी टीचर, लेकिन आपको मार नहीं सकती। तो क्या होता है कि कुछ तो अच्छे बच्चे होते हैं, है ना, होते हैं ना क्लास में कि भाई बोला और समझ गए कि हाँ यार हमारे भले के लिए कह रही है तो हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, काम कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आपको मारने की ज़रूरत पड़ती है, पर आजकल तो मारना बंद हो गया, तो मारना तो अलाउड नहीं है कि बिल्कुल 2 स्केल पढ़ें और बिल्कुल काम करने लग जाएं। कुछ ऐसे भी होते हैं, है ना। तो उनके लिए अब क्या है कि कोई रेगुलेशन नहीं है। तो वही वाली चीज़ है कि भाई उनको सिर्फ समझाया जा सकता है कि भाई आप अपनी रिपोर्ट हमको दे दो कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी कि नहीं करी, आप अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो हम आपको समझा देंगे प्यार से कि अच्छे से पढ़ाई करो, वरना देखो फेल हो जाओगे, है ना, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये काम जो है ये पेरिस एग्रीमेंट में हो रहा है, ठीक है। कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको पूरी तरह उसकी एडिक्वेसी को रिव्यू करने का, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि भाई इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कि हम ये देखें कि भाई वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जितना हमने सेट किया था टारगेट वो हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई पीनलाइजेशन नहीं है उसमें। जब हम बात करते हैं स्टेट्स को सिर्फ पूछा जा रहा है कि भाई आप बता दीजिए कि अगर आपके मार्क्स खराब आए तो क्यों आए, है ना। जैसे वो वाली बात होगी कि मैं आपको बताऊं कि पापा आपसे, मम्मी आपसे पूछ रही है कि भाई तुम्हारे मार्क्स खराब आए थे, तुम पढ़ते भी थे, तुम्हें स्कूल भी जाते थे, तुमको हर चीज़ हमने ला के दी, फिर तुम्हारे मार्क्स खराब क्यों आए, ये वाली चीज़ है बस। अब इसमें पलट के मारने की बात नहीं हो रही है ना, सिर्फ पूछा जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि लोग उसको उतना सीरियसली ले नहीं रहे। लोग, कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनको लग रहा है कि हाँ ठीक है आपको एक रिपोर्ट ही तो देनी है ना, कोई स्ट्रिक्ट लॉज या स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं। अगर आपको ये डर होगा ना कि 2 पढ़ेंगे घुमा के तो आप अपने आप काम करने लगोगे, पर वो वाली चीज़ है नहीं यहाँ पे। तो ये एक बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, और ये जो है ना LED जो लिखा हुआ है, ये जो LED है इसका मतलब है बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी की, है ना, कि जो आप बात कर रहे हैं कि लो टर्म, जब आप लॉन्ग टर्म आप बात कर रहे हैं लो एमिशन की, तो उसकी आपकी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी क्या होगी उसकी बात होती है। वो LED जो मैंने लिखा था LT LED, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ओके, कि आपकी उसकी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या होगी, लो एमिशन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी, उसके लिए बोला जाता है। अब खैर, द ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क डज नॉट कंटेन अ रोबस्ट रिव्यू फंक्शन एंड द कंप्लायंस कमिटी इज फैसिलिटेटिव एंड लिमिटेड टू इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द शॉर्ट लिस्ट ऑफ बाइंडिंग प्रोसीजरल ऑब्लिगेशंस। अब दूसरी चक्कर क्या हो जाता है कि भाई जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क का, तो ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जो है वो बहुत रोबस्ट उसके रिव्यू फंक्शन नहीं। अगेन जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा लुचपुच सा एटीट्यूड है, मतलब लुचपुच इन द सेंस कि बिल्कुल जिसको हम बोल तो रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग है, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह का नहीं है कि भाई आपको करना ही है ये काम, वो वाला हिसाब नहीं है ना, कर लीजिए हो जाएगा, कर लेना चाहिए, बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया जा रहा है टाइप का काम है ये। बिल्कुल ऑर्डरली वाला हिसाब नहीं है, ऑर्डरली मतलब नहीं, ऑर्डर देने वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। तो वो है थोड़ा सा रोबस्ट, उनका रिव्यू फंक्शन भी नहीं है कि भाई वो हर कंट्री अपना वो जो उनका जो एक डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी है या वो किस तरह से उसको लो एमिशन पे करेंगी या कितना वो कर पा रही हैं, ये डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका जो एनालिसिस किया जाए, तो वही कोई बहुत रोबस्ट उनका रिव्यू सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब उसमें बात की जा रही है कि कंप्लायंस कमिटी जो है फैसिलिटेटिव एंड लिमिटेड टू इंश्योरिंग कंप्लायंस विद अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ बाइंडिंग प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने कहा कि प्रोसीजरल ऑब्लिगेशन की जो आप एक कमिटी है वो ऑब्लिगेशन वाली चीज़ है ना, वो आप टर्म से ही समझ गए होंगे,
कंप्लायंस और ऑब्लिगेशन, ये दो टर्म ही आप समझ चुके होंगे कि बहुत ही बेचारे टाइप के टर्म हैं यहाँ पे, है ना। कोई ऐसी देयर इज नो एज सच व्हाट वी कैन कॉल इट, देयर इज नो वेरी डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स और नॉट अ वेरी डायनेमिक रोबस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स इट कि नहीं दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। द थिंग इज नॉट देयर, इट इज वर्किंग ऑन द कंप्लायंस एंड द वर्क ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन द ऑब्लिगेटरी नेचर। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है। फेयरनेस अपने आप में बहुत दिक्कत आ जाती है कि issue of fairness and justice both between and within generations are unavoidable. There is no mechanism to check that whether the zero net target and the pathways to net zero are fair or how much the state is doing in comparison to others and relatively how much they should. अब इसमें कोई comparison yardstick नहीं है ना, कि comparison yardstick नहीं है, मतलब इसमें ये है कि भाई कोई fairness का एक आप मान लीजिए कि कोई ये नहीं है कि भाई फला इतना कर रहा है तो आपको भी इतना करना है, या you have to check against this country, है ना। जो भी चीज़ें आती हैं वो फाइनली ऑन द फ्लोर आती है, फाइनली जो मंच में दी जाती है उसी रिपोर्ट में आ जाती है। कोई कंपैरेटिव स्टडी या कोई कंपैरेटिव एनालिसिस मिडवे नहीं हो रहा है। तो मिडवे नहीं होने के कारण भी कई बार वो पाथवे जो है कि सही डायरेक्शन में जा रही है आपकी कंट्री या सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं या यू आर वर्किंग ऑन द सेम ट्रैक और नॉट, ये वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है इसकी जिस पर वर्क किया जा सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है ना, हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। अब अपन क्या करते हैं, अपन लोग थोड़ा सा एक कदम आगे जाते हैं। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हम आगे का वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं और इसका मतलब है टू अचीव दिस लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल कंट्रीज शुड एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज सून एज पॉसिबल टू अचीव अ क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय मिड सेंचुरी। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड वाइड तो है कि भाई हमको क्या करना है, हमको अपना जो है एक क्लाइमेट बैलेंस जो है वो अटेन करना है 2050 तक, ठीक है, मिड ऑफ दी सेंचुरी तक हमको उसको अटेन करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बेसिकली हमें उसके लिए काम करना है और हर कंट्री को अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देना होगा, ठीक है। अगर आप एक बात समझ लीजिए, जैसे कि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो मैं हमेशा आपको उसी का एग्जाम्पल देती हूँ। वैसे मैंने वो जो मारने वाली बात की ना, तो घुमा के उससे डरना नहीं है ना, इंटिमिडेट नहीं होना है, वो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल बोला था। बिल्कुल ऐसा नहीं समझना, मैं बिल्कुल वायलेंस में विश्वास नहीं करती हूँ, बहुत ही मैं गांधी जी की भक्त हूँ उस मामले में, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था ताकि आप समझ सकें। तो वैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है कि भाई कोई इंटर क्लास कंपटीशन हो रहा है, तो आप अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब क्लास मतलब पूरी क्लास, आपके 20-25 लोग जो भी आपकी क्लास में होते हैं। हमारी क्लास जब हम पढ़ते थे तब तो 60 बच्चों की क्लास हुआ करती थी कॉन्वेंट में, राइट। तो अब पता नहीं कितनी होती है, लेकिन चलिए 25 मान लेते हैं, 25 हैं। तो उस 25 बच्चों में से अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है, जिसमें क्लास में हमारे यहाँ क्या होता था, अपना स्कूल का बताती हूँ मैं आपको। हमारे स्कूल में क्या होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते थे अलग अलग विंग्स के, मतलब सेकेंडरी विंग का अलग होता था, मिडिल स्कूल का अलग होता था। मिडिल स्कूल और सेकेंडरी का फिर एक साथ होने लगा था पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। तो उसमें क्या होता था कि क्लास में पोस्टर्स लगते थे, पूरी क्लास में चारों दीवारों पे पोस्टर्स लगते थे, एक पे तो ब्लैक बोर्ड आ जाता था, तो जितनी जगह बचती थी उसमें। तो वो जो पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होता था उसमें पूरी क्लास का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी था। मतलब ऐसा नहीं था कि 60 बच्चे हैं तो उसमें से 4 लोग बना रहे हैं और उन्हीं के 4 बनाए हुए पोस्टर्स लगेंगे। उसमें जब मार्किंग होती थी तो उसमें ये भी देखा जाता था कि बाकी सारे बच्चे जो हैं सबका कंट्रीब्यूशन है या नहीं है। जो बहुत अच्छे हैं वो भी, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका भी, जो थोड़े से पढ़ाई में ख़राब है लेकिन बाकी को करिकुलम में अच्छे हैं उनका भी, मतलब इक्वलेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और उसी बेसिस पे उसका एनालिसिस होता था और उसी बेसिस पे क्लासेस जो हैं वो जीतती थी। सबको अपना कंट्रीब्यूशन, सबको अपना बेस्ट देना होता था। तो सब क्लासेस क्या करती थी, दे यूज्ड टू, जितने स्टूडेंट्स होते थे वो सब अपना बेस्ट देने में कोशिश करते थे, जो भी उनकी बेस्ट एबिलिटी होती थी वो देने की कोशिश करते थे, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द कॉज को उनको अपनी क्लास को फर्स्ट लाना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे भाई आपको क्या करना है कि जो भी हैं, जैसे जो भी कंट्रीज काम कर रही हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं, उनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं, वो काम कर रही हैं, कुछ जो है वो वीकर हैं, उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेम है कि भाई हमें फर्स्ट आना है, हमें वर्ल्ड के लेवल पे ग्लोबल एमिशन को कंट्रोल करना है और ख़त्म करना है, तो ग्लोबल कार्बन एमिशन को ख़त्म करना है। तो हमारा जब ऑब्जेक्टिव सेम है कि हमें फर्स्ट आना है, राइट, यहाँ पे कोई कंपटीशन किसी और से नहीं है, हमें अपने आप में इस टारगेट को अचीव करना है, तो सबको कंट्रीब्यूशन करना होगा। किसी एक के कंट्रीब्यूशन या एक के काम करने से नहीं होगा, या 4 के कंट्रीब्यूशन से नहीं होगा कि जैसे हमने बात की ना कि फिलीपींस, इंडिया और भूटान ने कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें चाइना, US, रशिया,
EU सब आ जाते हैं तो भी नहीं होगा, तो फिर छोटी कंट्रीज जो है उनको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और सबको इस एक साथ काम करना पड़ेगा। और जो नहीं कर पा रही हैं बाकी लोगों को देखना पड़ेगा कि उनका सहयोग कैसे करें इसको अटेन करने के लिए। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। अपने अपने स्तर पे एवरीबडी हैज टू गिव देयर बेस्ट एंड पीपल हु आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट अदर्स हैव टू सपोर्ट देम। ऑलराइट, नाउ net zero pledges need to be credible, accountable and fair to get a stable climate। अब ये जो pledges हैं इनको बहुत हर तौर पे इनको credible भी होना होगा, accountable भी होना चाहिए होगा और fairness भी होनी होगी इनके review systems में। Not all states will be in the position to pledge net zero targets, nor should they be expected to। अब देखिए इसमें एक और बात ही आ जाती है बहुत सीधी सी कि जब मैं ये बात करती हूँ कि जितने स्टेट्स हैं सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया बच्चों का, एक होगा कि भाई वो बहुत ही बढ़िया पेंटर होगा, बहुत ही आर्टिस्टिक होगा, बहुत ही आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड होगा उसका और वो बेस्ट जो है वो पोस्टर बना पाता होगा। स्केचिंग का काम आपने उसको दे दिया, पेंटिंग का काम आपने उसको दे दिया पोस्टर की, ठीक है। लेकिन कोई होगा जो उतना बेटर नहीं होगा, वो उतना बढ़िया काम नहीं कर सकता जितना उसने किया है ना। ए ने किया, जिसने बहुत अच्छी पेंटिंग की और बहुत सुंदर कलर किए, उतना नहीं होगा। तो इसको आप क्या काम कर सकते हो, इसको आप काम दे सकते हो कि भाई तू कुछ काम मत कर, तू एक काम कर, वो जो पोस्टर्स बने हुए उसकी बाउंड्री बना और उनकी बाउंड्रीज को कलर कर दे। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना। हर इंसान की, हर बच्चे की जब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी जिसको आप बोलते हैं कि उसमें कंट्रीब्यूशन आप उसका देने का मादा होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, बात उसकी है। अब सब अलग अलग अपनी 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 जो जिसको बोलते हैं कैपेसिटी और अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं। तो हर कंट्री का अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि एक जैसा अचीव कर ले गोल, तो पॉसिबल नहीं है। सबके अपने अपना मादा होगा, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, सबकी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एंड दैट इज ओके, दैट इज ओके। हमें सिर्फ ये देखना है कि इफ दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी और नॉट, क्या वो अपना 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सारी कंट्रीज से आप पूरी दुनिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जीरो पे चली जाएगी, नेट जीरो एमिशन पे चली जाएगी लेकिन क्या वो अपना बेस्ट कर रही है या नहीं कर रही, वो अपने तौर पे अपना कार्बन एमिशन सबसे कम कर रही है या नहीं कर रही। वी हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते, नो यूनिफॉर्मिटी, हम यूनिफॉर्मिटी की उम्मीद नहीं कर सकते while setting the goal, है ना। सब अपने अपने तौर पे काम करेंगे, ठीक है। All states including India can however pledge action that are credible, accountable and fair। सारे states हालांकि ये काम नहीं भी कर सकते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि if they are giving their best or not, if they are giving their best or not, like no uniformity, but to ensure that everybody is giving their damn best, everybody is giving their best, right? This is what we need to ensure कि अगर हर आदमी अपना सबसे बेहतर दे गया तो वो काम सेट हो जाएगा, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी उसने रखी और फेयरनेस से, मतलब जिसको बोलते हैं कि किसी और को जवाब नहीं देना, अपने आप को जवाब देना है। अगर इस तौर पे हर कंट्री ने अपना ये कमिटमेंट पूरा कर दिया तो हम इस गोल को अटेन कर लेंगे, ठीक है। Credible short-term commitment which with a clear pathway to medium-term decarbonization that take into account the multiple challenges the state faces, such as on the air pollution and development, might well be the more defensible choice for some। जैसे कि वही बात हो गई ना यार, जो मैंने कहा कि भाई सबको आप एक लाठी से नहीं हाँक सकते, है ना। सबके लिए आप एक बेंचमार्क नहीं रख सकते, सबके लिए आप एक स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। एवरीबडी हैज टू गिव देयर बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। दिस इज व्हाट वी हैव टू इंश्योर। अगर हमने ये इंश्योर कर दिया, चाहे वो हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, मिड टर्म की बात कर रहे हो, हम अगर डीकार्बनाइजेशन हम अपने लेवल पे हर देश ये तय कर ले कि उसको अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कंट्रोल करना है और अपना जो मैनमेड कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना है, दैट इज अ गुड इनफ स्टेप, ठीक है। दैट मेक इनटू अकाउंट द मल्टीपल चैलेंजेस जो कि स्टेट फेस करता है। सिंपल सी बात है, अगेन वो हर आदमी एक अलग अलग तरह से, अलग अलग परेशानियों से, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। उसी तरह हर देश अलग अलग परेशानियों से, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। ये अगर हम समझ के काम करेंगे तो हम एक दूसरे के सहयोग से इसको अटेन कर लेंगे। और यहीं पे हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। और मैं होप कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई, है ना। हमें मैंने बहुत सारे स्कूल के एग्जाम्पल दिए ना, लेकिन समझ में आ गए होंगे, है ना। वो जब अपने ऊपर कोई एग्जाम्पल होता है ना तो सही आ जाता है। अब थोड़ा बहुत आप लोग की जनरेशन में फ़र्क आ गया हो तो यार पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे जो होता था, मैं उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से आपको मैंने समझाया कि भाई वो जो पोस्टर कंपटीशन वाला है आप कोई और समझ लो,
है ना। आप कोई और एग्जाम्पल ले लेना। आपको ऐसा अगर लग रहा हो कि भाई मैम तो पता नहीं किस दुनिया की बात कर रही है, अब तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो चलिए आप कुछ और ले लीजिएगा, लेकिन बात समझ में आने की है, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, इन केस कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पर जाना है, ये तो पता है। उसके बाद जब खोलते हैं अपन तो अपन को पूरे एक्सप्लोर ऑप्शन में आपको सब मिल जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है, आपको ये मालूम है ना कि हम आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं मांगते। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको पैसे देने हैं, आपको कोई पैकेज खरीदना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो एजुकेशन है वो हमारे हिसाब से सब बच्चों का एक बेसिक अधिकार है, बेसिक राइट है, और हमें लगता है कि वो पहुंचनी चाहिए, है ना। अब इसमें जब हम बात करते हैं हमारे कंटेंट की, तो हमारा कंटेंट अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो केजी से लेकर 12 तक, उसके अलावा अंडर ग्रेड की जब हम बात करते हैं तो जो एग्जाम्स होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गए, उनकी भी पूरी तैयारी की जाती है। और उसमें जो टॉप कोर्सेज के एक्सप्लोर करने के ऑप्शन होते हैं उसमें आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अब जैसे हम ओलंपियाड की बात करें, ओलंपियाड अपन ने खोला तो ओलंपियाड में जितने ऑप्शंस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, मतलब हम मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराते हैं, साइंस की कराते हैं, इंग्लिश की कराते हैं और कराते हैं जीके की, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप वॉच नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक मारेंगे इसको, और इस तरह का एक पेज ओपन होगा। नीचे की तरफ देखोगे ना तो आपको सिलेबस ओवरव्यू मिलेगा, और जितने भी आज तक वीडियो आए हैं सारे आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमे हुए मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कोई हैफेजर्ड नहीं है कि ढूंढना है कहीं, सिर्फ जो देखना है उसको ओपन करो। यहाँ पे खुला पेज आया, आपको जो भी पढ़ना है बढ़िया से अपन ने पढ़ा, जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ क्या करना है आपको मालूम है ना, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। पूरा वीडियो देखना चाहते हो, वेल एंड गुड, नहीं है टाइम, नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट वीडियो देखा, इसके बाद अब क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स हैं हमारे हिंदी मीडियम के, अब वो कह रहे थे कि यार आप लोग मैम आप लोग ये करते हैं, सर आप लोग ये करते हैं कि आप लोग सब कुछ अंग्रेजी में लिखा होता है, हमको समझने में दिक्कत होती है। तो अब आ गया है एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम चैनल, है ना। जो भी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ हिंदी में होगा, अपनी भाषा में होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव हिंदी मीडियम चैनल है। आपको जो फ्रेंड्स हो, आपके आसपास के जो भी लोग हों जिनको लगता है कि उनको एजुकेशन उन तक भी फ्री में पहुँचे और उनको भी आसानी से वो पढ़ सकें, आप उनको बता सकते हैं। हमारा जो ओलंपियाड का स्केड्यूल है ये तो आपको पता ही है किस तरह का होता है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब हफ्ते के 3 दिन आते हैं, शुरुआती 3 दिन, है ना, सोमवार मंगलवार और बुधवार। इसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल में आता है। सुबह 10 बजे आता है आईईओ का, फिर आता है आईएमओ, फिर आता है एनएसओ, और शाम के 7 बजे आता है अपना आईजीकेओ का। अब इसमें क्या करना है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि अभी तक तो आपने इसका पूरा पता चल गया होगा ना कि आपको कैसे सेट करना है। प्रीमियर होगा तो आपको पता चल जाएगा। यही चीज़ अपने यूट्यूब पे भी हो गई। यूट्यूब पे आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि व्हाट वी आर टीचिंग, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो एजुकेटर्स आपको समझा रहे हैं, वो और भी स्टूडेंट्स के पास जाना चाहिए जो इधर उधर पैसे दे के पढ़ते हैं और ट्यूशन लगाते हैं और कोचिंग लगाते हैं और फिर भी परेशान होते हैं और फिर भी उनको लगता है कि भाई वो एग्जैक्टली वो उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं टीचर्स। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि उनके पास भी फ्री एजुकेशन पहुंचे, इसलिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर कहाँ मिल जाएंगे, हमारे फेसबुक चैनल पे मिल जाएंगे, इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। कोई और जो मैंने पढ़ा है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल ऑलवेज गेट बैक टू यू, है ना। अपन आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पढ़ाया है ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमने बार बार बहुत सारा डिस्कशन एनवायरमेंट पे कर रहे हैं और एक बहुत मैंने बताया ना आपके कितने सारे टॉपिक उसमें कवर हो रहे हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, और क्या कवर हो रहा है आपका, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बहुत सारे टॉपिक। तो इसको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल साइन ऑफ एंड आई होप यू टेक केयर एंड बी वेरी गुड। थैंक यू सो मच।